ठीक है, आ जाते हैं। सबसे पहले इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। ठीक, मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ। पहली बात इनको देख लो ध्यान से। Cr कौन है? क्रोमियम। Cu कौन है? कॉपर। Cu कौन है? कोबाल्ट। Mn कौन है? मैग्नीज। Th कौन है? पक्का जवाब निकल जाता है, थोरियम। Lu कौन है? ल्यूटेटियम का नंबर बताओगे? 71। थोरियम का नंबर कितना है? पहला आदमी था वो सीरीज का, एक्टेनॉइड के बाद में 89, के बाद में 90, उसके बाद में सी कौन है? उसका नंबर कितना है? ये चालाकी तो नहीं कर रहा ना तुम्हारे साथ कि वो दूंगा जो बालक को पता नहीं होगा, सब कुछ सोच समझ के दिया, पर इसने बीच में लगा दिया पीएम है। अभी पीएम किसका नाम है? पीएम कौन से नंबर का आदमी है? तुम लोगों ने लेंथ नोड एक्टिनोड की वो सीरीज लिखी है कि नहीं लिखी, पहले ये बताओ। क्या तुम्हें सब पीएम पता? पीएम कौन है? पीएम 60 नंबर पे आता, पर कोई बात नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। मुझे Cr+3 बनाना है, तो पहली बात मुझे ये बताओ कि Cr का नंबर कितना है? 24। उसका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करके दिखाऊंगा, लेकिन उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 3 निकाल दिए। तो मुझे Cr का इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन जैसे बोल सकते हो 18 तो हो जाते हैं आर्गोन तक, तो आर्गोन तो होगा 18। उसके बाद में 4s 1 और 3d कितना? 5। तुमने इसमें से निकाले 3 इलेक्ट्रॉन, तो Cr+3 में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, एक तो निकलेगा s में से, 2 निकलेंगे इसमें से। उसका क्या बनेगा? 18 तक तो सेम निकल के आएगा। उसके बाद में 4s तो खाली हो चुका, 3d में कितने बचे रह गए? एक यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए, कितने बचे रह गए? 3। ये Cr+3 का बना। तुम Cu+1 का बना दोगे? बनाओ। कॉपर का नंबर कितना है? 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें उसमें से, ध्यान से लगातार सवाल करने हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं केमिस्ट्री करने बैठे तो मैं करूंगा, क्वेश्चंस लगातार करोगे, बस पहले में जो टाइम जाता है बस वही जाता है। कॉपर नंबर 29 है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन होता है इसका आर्गॉन, ग्राउंड स्टेट वाला 18, 4s 1 और 3d कितना? 10। तो जब इसका +1 निकालेंगे तो बताओ किस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? s में से हो जाएंगे 0, 3d में कितने आ जाएंगे? 10। खत्म। इस वाले का बना दे सभी लोग। Mn+2 का बनाओ। Mn+2 का नंबर 25 है। बनाते जाओ, नॉन स्टॉप बनाते जाओ। देखिए करते करते तुम्हें लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं लगातार। D&F ब्लॉक में करा, अब इसमें चल रही हो, ध्यान से। बना Mn+2 का बना। मैंने अच्छा मैं 1 2 3 नहीं करा, सीधे ऊपर ऊपर के ले लिए। पहले कोबाल्ट लगा देते हैं। कोबाल्ट का नंबर बता दो कोई भी मुझे। 28, 28 27, 27, 27 के बाद में आर्गोन तक तो चला जाएगा 18, उसके बाद में 4s 2 और 3d कितना? 7। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, 2 कौन दे देगा? यानी कि s, यानी कोबाल्ट +2 का जब बनाएंगे तो आर्गोन तक तो 18 हो ही जाएगा। उसके बाद में 4s में आएंगे 0, 3d में कितने आ जाएंगे? 7। ठीक है। उसके बाद में इसका बनाते हैं। Mn+2 का बनाएंगे तो Mn का नंबर कितना है? 25। 25 के इलेक्ट्रॉन कैसे बदले जाते हैं? Mn आर्गोन 4s 2 और 3d 5 बदले जाते हैं, लेकिन जब ये +2 है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये वाले खत्म हो जाएंगे, यानी कि बस इतना बचेगा 3d 5। एक कर लो इनमें से कोई एक, बाकी आराम से रात में करना। कोई भयानक सा उठा लेते हैं नहीं, सबसे एंड वाले ले लेते हैं, थोरियम ले लेते हैं, नंबर भी ज्यादा है कम से कम। थोरियम +4 दिखाना अपन लोगों को। थोरियम का नंबर बताओ कोई मुझे पहले, कितना होता है? 90। और 103 पे कौन सा आता है स्केल में? लॉरेंसियम। 99 पे कौन आता है? 99 पे मतलब वो तो ईएम तो सब में लगना ही लगना है ना। वो छोटे वालों का आंसर एंड में मैच कर देते हैं, हेंस ब्लूड। खैर कोई बात नहीं, इसका नंबर 90 है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन कैसे बदलने हैं? 1s2 2s2 2p6 उस तरह से। तो इस काम को मैं अब नहीं करा रहा हूँ, आराम से करना, आंसर मैच करना, सही बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर आ जाओ। 4.2 पढ़े ध्यान से।
अच्छा इसका नंबर वैसे 60 है, तुम टेबल में देख सकते हो, ऐसा नहीं साहब ये मुझे याद नहीं है और पेपर में ऐसा कोई लफड़ा नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो, चिंता ही मत करो। नंबर 60 है उसका बेसिक। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक गति शांति से करने वाली चीजें, उसके समय को बर्बादी क्यों करना, ध्यान से देख लें, पढ़ने पहले फिर सुने। Why are Mn2 positive compound are more stable than Fe2 positive toward the oxidation? एक सेकेंड, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं जरा बताना अपनी शुद्ध भाषा में। गेन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा क्या होता है, लॉस ऑफ एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये कहता है कि Mn2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल क्यों है, +3 होने में। इस बात का मतलब समझो। पहली बात मुझे तुमसे जानना है कि Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है और Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, जरा बताओ। Mn2 पॉजिटिव का नंबर, Mn का बेसिक नंबर कितना है, ये सारे जवाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही दिए जाएंगे, सारे के सारे जवाब A to Z जो भी जवाब दूंगा, पर तुम्हें वो सारे जवाब देखने हैं। तुमको अपना टेस्ट मत लो कि साहब मैं टेस्ट में हूं कि मेरे मुझसे 10 में कितने सवाल होते हैं। देखो आराम से देखो, सारे सारे क्वेश्चन देखो। Mn का नंबर कितना है 25, जब इसके इलेक्ट्रॉन बटेंगे तो आर्गन 18 तक आएंगे, 4s2 और 3d 5। सवालों करने के लिए सबसे मेन चीज है मेंटेलिटी। अपनी मेंटेलिटी बनाओ कि मैं चीजों को देखूंगा, मैं जाके रिवाइज करूंगा, मुझे वो याद करना, तब जाके मैं खुद को बोलूंगा कि मुझे आता कि नहीं आता। उससे पहले मैं खुद को बिल्कुल नहीं आंकूंगा कि मुझे कितना पता है कितना नहीं पता है, बिल्कुल नहीं। बस क्वेश्चन देखें, समझें, पुनः अभ्यास करें, तब जाके कि हाँ मैं कितना सीख पाया। बिल्कुल ऐसे मत निकालो कि साहब 20 में से मुझ पर तो एक भी नहीं हुआ, अगर 100 में से एक ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो दिमाग में लाना ही नहीं है, कभी भी नहीं लेके आना। खैर Mn2 पॉजिटिव का तरीका, Mn2 पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो कैसे निकलेंगे, आर्गन तो सेफ रहेगा, उसके बाद में 4s कितने हो जाएंगे 0 और 3d कितने हो जाएंगे 5। जरा इस पर भी आ जाए, Fe का नंबर कितना होता है 26। अगर इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले Fe पे आते हैं, Fe में आएगा आर्गन तक तो 18 आ ही जाएगा, 4s कितना 2 और 3d कितना 6। अगर Fe+2 की बात करी जाएगी तो आर्गन तक तो ठीक है, अपने पास में +2 यानी कि 4s 0 और 3d में 6। अब सवाल ये है इनमें से ऐसा कौन सा आदमी है जो Mn2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव होने को तैयार है, मतलब 2+ से 3+, Mn जल्दी होना चाहेगा या फिर Fe2+ से Fe3+ ये जल्दी होना चाहेगा। तुम ये बताओ, इन दोनों को ध्यान से देखकर बताओ, ये +2 से +3 जल्दी जाना चाहता है कि ये जल्दी जाना चाहता है, Mn या Fe, जवाब दें। किसी भी आदमी पर प्लस का चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा जाएगा नेगेटिव। तो 2 से 3 होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, 2 से 3 होने के लिए इसको भी इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेगा बताओ, Fe। क्यों, क्योंकि Fe के पास में कितने हैं 6, अगर एक छोड़ देगा तो कैसा हो जाएगा हाफ फिल्ड यानी कि स्टेबल। लेकिन Mn के पास में पहले से कितने हैं 5, ये एक नहीं छोड़ना चाहता। तो तुम कुल मिला के मुझे बताओ कि Mn2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव में कौन सा आदमी है जो जल्दी 3 पॉजिटिव होने को तैयार है, Fe, यानी कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ने को तैयार कौन है Fe, यानी कि ऑक्सीडेशन करवाने को जल्दी से कौन तैयार है Fe जल्दी चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मेरा ऑक्सीडेशन कर दो, मुझे 2+ से 3+ में कन्वर्ट कर लो, मुझे चैन से बैठने दो। और वही सवाल है, ये पूछता है कि वाई Mn कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव कंपाउंड, ये वाले ज्यादा स्टेबल क्यों है इससे, क्योंकि हाफ फिल्ड है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, मतलब कि ये चैन से बैठे हैं, ये वाले थोड़े बेचैनी से बैठे हैं। अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो जल्दी भाग के कौन पड़ेगा, Mn पड़ेगा कि Fe पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आ जाएगी तो जल्दी भागेगा कौन, Mn भागने की कोशिश करेगा कि Fe भागने की कोशिश करेगा, Fe, यानी कि ज्यादा स्टेबल कौन बैठा है फिलहाल Mn2 पॉजिटिव शांति से बैठा हुआ है, मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू Fe+2 के, क्योंकि Mn का हाफ फील्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और Fe अभी भी चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन
ले जाओ, मुझे +3 में कन्वर्ट कर लो, लेकिन Mn नहीं चाहता, Mn शांति से बैठा रहेगा। सारा सारा जवाब कहां से निकल के आता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। वो ध्यान से देखना सीखें। इन दोनों में कौन स्टेबल बैठा हुआ है? Mn2 पॉजिटिव। कौन स्टेबल नहीं बैठा है? Fe2 पॉजिटिव। कौन चाहता है कि मैं +3 बन जाऊं? Fe चाहता है, लेकिन Mn नहीं चाहता। Mn हाफ फिल्ड है इस वजह से। ठीक है, ज्यादा घोटो मत उत्तर को, खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अरे ये देखिए, तुम सुन ही लो यार। Explain briefly how +2 state become more and more stable in the first half of the first row of transition element. ट्रांजिशन 2 की पहली एलिमेंट, अच्छा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर भी है, ओके। रो है कौन सी पहली वाली? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसके लिए ट्रिक तो क्या आ सकता नहीं होती वैसे तो, इतना लिख ही लेते हैं अपन लोग। ये कहता है कि इसका भी हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट रो, मतलब रो का आधा हिस्सा। आधा हिस्सा कहां तक आ जाएगा? Mn तक। बस इस आधे हिस्से की बात करनी है। इसकी स्टेट बताओगे, पहली वाली कितनी है? +3। आगे वालों की +2 +2 +2 +2, वो के बाद में 3 3 4, इसकी 3 4 5 भी है, और सी कितनी है? 3 4 5 6 7, सब कुछ है इसकी। तो बात ही कह रहा है कि सभी के सभी +2 तो दे ही रहे हैं ना। सुनो, सारे लोग +3 भी दे ही रहे हैं, पर ये +2 के सवाल क्या पूछता है वो समझना। अच्छे से विस्तारित रूप में बताइए कि जो पहले हाफ सेल के +2 लोग हैं वो ज्यादा स्टेबल क्यों है? नंबर बढ़ने के साथ साथ में, पता नहीं कोई बात है ऐसी। पॉइंट क्या कह रहा है वो सुनो। ये सवाल तुमसे ये जानना चाहता है कि स्कैंडियम से लेके, पहली बात तो पूरी की बात नहीं कर रहा, बात करेगा तो भी बात चल जाती, जाने क्यों नहीं करी मुझे तो पता नहीं। ये किसी ने पूरी पूछ लेता 30 तक क्या बताई थी। ये कह रहा है कि ये जो +2 शो करते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताइए। +2 शो करते हैं तो स्टेबिलिटी, जैसे +3 शो क्यों करता है ऐसा बताओ, ये +2 शो क्यों करते हैं, +3 शो क्यों करते हैं, ऐसा कुछ चक्कर है। बात समझो। Sc +3 क्यों दिखाता है? Sc का नंबर 21, 18 आ जाते हैं आर्गन तक, उसके बाद में 4s2 और 3d कितना? 1। जब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आती है तो ये वाला तो +2 शो ही नहीं करेगा, ये सीधे सीधे क्या करेगा? अपने 3 के 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अपने तीनों दे देगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तीनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। कितने बचेंगे इसके पास में? ओनली 18। और 18 किसका नंबर होता है? आर्गन का। और आर्गन एक नोबल गैस, यानी कि स्टेबल होती है। तो कुल मिला के Sc खुद को स्टेबल करने के लिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो +2 वाले एक्सप्लेनेशन में तो मैं Sc का तो इस्तेमाल नहीं करना, तो पहले हाफ में तो Sc को ही बिठा दूं, इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। अब दोबारा बात सुनो, सवाल को वापस से पढ़ लें। एक्सप्लेन ब्रीफली कैसे +2 स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, टाइटेनियम के +2 से ज्यादा स्टेबल हो जाता है वैनेडियम का +2, क्रोमियम का +2 उससे भी ज्यादा स्टेबल है, और Mn का +2 भी उससे ज्यादा स्टेबल है। सवाल क्या पूछ रहा है वो सुनो। सवाल कह रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जो पहला +2 है उससे ज्यादा स्टेबल है ये वाला प्लस, उससे ये वाला +2, और उससे ज्यादा स्टेबल है ये वाला +2। आखिर एटॉमिक नंबर के बढ़ने से जो +2 नाम की वैलेंसी स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल क्यों हो जाती है? तो वो पहली एक जेन्युइन पॉइंट वाली बात बता दूं मैं तुम्हें, तो कुछ नहीं है, निकाले बकवास ही कर रही है दुनिया डीएन डेवलप में। हकीकत यही है, मतलब फिजूल का ऐसा ज्ञान लगाई जा रही है जिसके कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस बातों को बुना जा रहा है कि इनको ध्यान रखना, इनको याद रखना, इनको ध्यान रखना, और सभी बातों के जवाब स्टार्ट होते हैं बस एक ही चीज से, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे डी ऑर्बिटल में वो ज्यादा स्टेबल होगा, बात ये है। जिसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये करके बात सुनना। टाइटेनियम का नंबर होता है 22, मैं तो बस पीछे के निशानों को लिख रहा हूं, 4s2 3d2। वैनेडियम का नंबर होता है 23, 4s2 3d3। Cr का नंबर होता है 4s
1 3d 5 और Mn का होता है 4s 2 3d 5। जब ये +2 शो करेंगे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके डी में कितने बचे 2। जब ये वाला +2 शो करेगा यहां से 2 चले गए, इसके डी में कितने बचे 3। जब ये वाला +2 शो करेगा, एक यहां से गया एक यहां से गया, इसके डी में कितने बचे 4। और यहां से 2 शो करेगा, इसके डी में कितने बचे, पहले वाले के डी में कितने 2, अगले वाले डी में कितने 3, अगले वाले डी में कितने 4, अगले वाले डी में कितने 5। डी ऑर्बिटल्स में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो +2 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से केस में, Mn में, उससे कम कौन से में, Cr में, उससे कम कौन से में, D में, उससे कम कौन से में, Ti में। इसने आगे वालों की बात क्यों नहीं करी है, क्योंकि आगे वाले डी में कितने होंगे 4 3 2 1, यानी कि +2 सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे होता है Mn में। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे +2 स्टेबल होगा, दोबारा घटेंगे तो अनस्टेबल होगा। इसीलिए इसने बस एक सिंपल सी बात ये पूछी है कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा आधे हाफ तक तो +2 स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है, उसका रीजन क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +2। सबसे कम इलेक्ट्रॉन कहां पे है डी ऑर्बिटल में, Ti में सबसे कम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने 3 डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने 4, इसमें कितने 5। जैसे जैसे डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे +2 की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, हालांकि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन करने के बाद ही लिखना होता है, पर मैं बस हिंट के तौर पे लिख रहा हूं, मैंने तुम्हें पढ़ेंगे आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स are responsible for +2 stability, are responsible for +2 stability। ये मैंने बस ध्यान रखने के लिए लिखा है, हालांकि एक्सप्लेनेशन तुम्हारी बुद्धि तक रही। पहला सवाल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का है, दूसरे में तुम इलेक्ट्रॉन जैसे ही, मतलब तुम्हें कोई भी सवाल का जवाब अगर नहीं आता है ना तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ बातें समझाती जाती हैं और उस मिलाप से तुम लोग अपनी बुद्धि को सही कर सकते हो। बस वही काम करना है। इस कहानी को हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो ध्यान से, 4.4 पढ़े। कुछ है इसमें, टू व्हाट एक्सटेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट सीरीज। लेट्स ट्राई टू आंसर विद द एग्जांपल, ठीक है। किस सीमा तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट को और उसकी स्टेबिलिटी को दिखाता है, एग्जांपल के साथ बताना चाहिए। ऑक्सो मेटल एनाइंस ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ हाँ भाई देखें ध्यान से। To what extent to the d electronic configuration decide the stability of oxidation state in the first series of transition element। transition element की पहली सीरीज कौन सी है, स्ट्रैंडियम से लेके प्लैटिनम वैनेडियम वाली, उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करने हैं और फिर तुम सभी को बताना है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है और वो स्टेबल क्यों होती है। तुमने वो टेबल पढ़ी थी, +3 फिर 2 3 4 4 5 6 4 5 6 7 स्टेट, बस कुछ वैसा करके अरेंजमेंट करके दिखाना है। फिलहाल दो, मतलब मुझे, मैं गलत काम कर रहा हूँ ना, फिर लाइन से ले रहा हूँ, मुझे रोकते चलने चाहिए अब मामले को, है ना, ऐसे रोकते चलते हैं। 2.4 से ना बात के लिए पहले एक बार में वो निकाल देते हैं जो बहुत आसान उन्हें खत्म कर लेते हैं पहले। चलो देखें अगला, देखें एक बार, व्हाट मे बी द स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, ग्राउंड स्टेट ऑफ द देयर एटम्स 3d3। तो मैं बताऊं यार, किसी के लास्ट में अगर 3d3 है
तो उसकी स्टेट क्या होगी? ऐसा एलिमेंट है कोई सर जिसके पास में लास्ट में डी दिया आता है पहली सीरीज में, जैसे कि अपने पास में नंबर है 23, 21, तो 21 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा तुम्हारे पास में? 18 आर्गोन है, 4s 2a और 3d कितना है? 1। 23 वाले का क्या बनेगा? 18 आर्गोन होंगे, 4s 2 होगा और 3d कितने होंगे? 3। अच्छा 25, ये 5 किस में आता है? 24 में भी आता है और 25 में भी आता है। 5 आता है 18 आर्गोन तक, 4s 2 और 3d कितना? 24 वाले में 4s 1 आता है, 4s 1 और 3d कितना? 5। और 5 पीछे इसमें भी आता है, 4s 2 और 3d कितना? 5। और 8 किस में आता है? 8 वाले का नंबर बोल दो, 8 वाले का 28 में भी कौन है? निखिल। तो निखिल का अगर 28 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 18 आर्गोन तक आ जाएगा, 4s 2 हो जाएगा, 3d कितना हो जाएगा? 3। अभी सवाल ये पूछता है कि जिसके पीछे 3 आता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बताना। 23 वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 23 वाले की मतलब पहले वाले कितनी है? 21 वाली कितनी है स्टेट है? +3। 22 वाली कितनी है? +2 और +3। और जिसके बाद 23 है उसकी स्टेट क्या क्या है? +2 +3 और +4। जिसके पास में पीछे 5 है उसकी स्टेट क्या है? जिसके पास में पीछे 5 है अगर वो CR है तो स्टेट है +2 3 4 5 6। और पीछे 5 होने पे अगर वो MN है तो उसकी स्टेट है +2 3 4 5 6 7। अगर पीछे 8 है तो 28 वाले की स्टेट बताओगे मुझे? मतलब 30 वाले कितनी होती है? +2। 29 वाले की +1 और +2। और 28 वाली कितनी है? +2 +3 और +4। अगर पीछे 8 है तो स्टेट क्या क्या होगी? +2 +3 +4। और अगर पीछे 4 है, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो पीछे 4 आता है? डी में 4 आता है किसी एलिमेंट में बताओ। पहली सीरीज में कहीं डी में 4 आता है कहीं पे? तो ये सवाल ही गलत है साहब, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पूछता है कि जिनके पीछे 3 आता है डी में उनकी स्टेट क्या क्या है? जिनके पीछे 5 आता है उनकी स्टेट क्या क्या है? 5 आने में 2 एलिमेंट है, एक तो CR और एक M है, उनकी स्टेट लिख दो। जिनके पीछे 8 आता है उनकी स्टेट क्या है वो लिख दो। और जिनके पीछे 4 आता है उनकी स्टेट है ही नहीं, 4 वाले लोग ही नहीं है, उनकी स्टेट कहां से निकल के आ जाएंगी? तो बस ये वाली बात है कि किसके पीछे कौन से इलेक्ट्रॉन है उनकी स्टेट लिखनी है और कुछ नहीं करना। ठीक, चलो इसको पढ़ लें एक बार, 4.6 पढ़ के देख लें। Name the oxo metal anion, okay, for the first series of the element in which metal exhibits oxidation state equal to its group number, equal to group number पे आते हैं। ओके, पहले इस स्केल को ध्यान रखें क्योंकि बहुत बड़ा सवाल नहीं है। जिनके पीछे 8 है उनकी स्टेट, 5 वालों की स्टेट, 3 वालों की स्टेट और 4 वालों की स्टेट पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, 4.6 को ध्यान से सुनना। ये ऑक्सो मेटल तुम लोग शायद नहीं समझोगे, ऑक्सीजन होता है ये कुल मिला के। एक और पढ़ोगे कहीं जाके ऑक्सो, ऑक्सीजन नहीं मतलब वो जो C2O4 है वो वाला। एक और अपने पास में ऑक्सीडेटो आयन नहीं होगा, इसमें नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड को, मेटल को मिक्स करना है, ये है ऑक्सीजन प्लस मेटल करना है। अब मैं तुम्हें स्केल को समझाने से पहले कुछ बातों को सेट कर देता हूँ। जरा एक बार पीरियोडिक टेबल चेक कर लेंगे अपनी। सवाल करना ना, वैसे हंसी मजाक का खेल नहीं है, करने कराने दोनों पढ़ने पढ़ाने दोनों में पड़ेगा चाहिए। मैंने एक टीम भेजूंगा आपको पे। टीम की पक्का ध्यान दिला देंगे, मुझे कल भूल गया था। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ये वाला कौन सा ग्रुप है? कितने ग्रुप होते हैं टेबल में? छोड़ो वो सब छोड़ो, कितने ग्रुप होते हैं टेबल में? 18। कितने पीरियड होते हैं टोटल? 7। तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? तीसरा, ये कौन सा ग्रुप है? चौथा, ये कौन सा ग्रुप है? 5वां, ये वाला
छठवां ये वाला, सातवां ये वाला ग्रुप, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप पाए जाते हैं टोटल। पीरियड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ध्यान से देखो, ये वाले कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप बताओ। इसके अंदर कौन से ग्रुप में? तीसरे में। ये कौन से ग्रुप में? चौथे में, पांचवे में, छठवे में, 7 8 9 10 11 12। अच्छा चौथे से लेके 12 तक जाते हैं, ठीक है? नहीं, तीसरे से 12 तक जाते हैं। तो ध्यान से बात देखना आप, ठीक है? मैं इनमें से कुछ मेटलों की रिएक्शन किसी से करवाऊंगा और मैं तुमसे एक बात पूछूंगा। पहले ग्रुप लिख देता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसका ग्रुप कौन सा बताया था अपन लोगों ने? तीसरा। इसका चौथा, पांचवा, छठवां, 7 8 9 10 11 12, इन्हीं ग्रुप लिखे हुए हैं। अब तुम लोग बात जरा ध्यान से देखना और मुझे सवाल का जवाब देना। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 और क्रोमियम की, उसकी वेनेडियम की, स्कैंडियम की वैलेंसी क्या होती है? इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी? वेनेडियम की, स्कैंडियम की +3। अच्छा वेनेडियम की वैलेंसी बताओ कोई सी भी। वेनेडियम की वैलेंसी कितनी वैलेंसी शो करता है? पहली बात तो जैसे ये वाला शो करेगा +3, ये वाला +2 और 3, ये वाला 2 3 और 4। तो मैं तुम्हारे सामने एक चीज रखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि काम कर भाई, वेनेडियम को और ऑक्सीजन को आपस में बढ़ा दे, जो कंपाउंड बनेगा वो मुझे बता दे कि क्या बनेगा, तो तुम्हें बताना है। अगर वेनेडियम को ऑक्सीजन से मिला देता हूं तो तुम्हारे पास में कौन सा कंपाउंड निकल के आएगा, वो जो कंपाउंड बनाना है। पहली बात, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। यहाँ तो मुझे कुछ समझे नहीं है। वेनेडियम की वैलेंसी कौन सी लोगे? 2 3 या 4? 2 3 या 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 4 होती है। मैंने वेनेडियम ही क्यों चुना उसका रीजन नहीं पता, बस तुम्हें भी नहीं पता, मुझे फिलहाल नहीं पता, मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन थोड़ी देर में। ऑक्सीजन के साथ में वेनेडियम की वैलेंसी क्या ली जाएगी, बस ये बताओ। 2 3 या 4। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, कोई भी अपने जो मेटल्स होते हैं ना, ये वाले जो मेटल्स हैं, मतलब ये जो मेटल्स हैं, वो इनके साथ में अपनी मैक्सिमम स्टेट तक पहुंच जाते हैं। मैक्सिमम स्टेट में रिएक्शन करके दिखाते हैं मैक्सिमम में अक्सर। तो मैंने बस 4 ले लिया, बस ऐसे ही मैं तुम्हें कुछ ऊपर ऊपर से बता दूं। अगर आज समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे चला जाऊंगा। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? V2O4। और उसके बाद में इसमें से 2 कॉमन ले दे, क्या बन जाएगा? VO2, कुछ ऐसे करके। और इसको भी पाया जाता है मान लो कि नेगेटिव चार्ज। तो मैं तुमसे बस एक सिंपल सी बात ये पूछता हूँ, जरा तुम V की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के सेट करो। ये गलत है कंपाउंड, ये बस स्टेट निकालो। तो V की स्टेट क्या, तुम्हें क्या पता -1 कहां से आएगा? V की स्टेट मान ली x, O की कितनी होती है? -2, और 2 × -2 करेंगे तो -4 = -1। उधर भेजेंगे तो x = है -1 + 4। x की क्या निकल के आई? 3। इसकी स्टेट क्या निकल के आ रही है? 3। और ये ग्रुप कौन से में? 5 में। सवाल ये है कि ऐसे फॉर्मूले बनाओ जिनकी स्टेट और जिनका ग्रुप सेम आता हो। जैसे अगर मैं तुम्हें सही आंसर दूं, जैसे मेरे पास में एक आंसर है MnO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये तुम्हें याद है क्या? MnO4 पे नेगेटिव तुमने पोटेशियम परमैंगनेट के दौरान पढ़ा था। अगर तुम इसकी स्टेट निकालोगे तो निकालना। Mn का नंबर क्या मान लिया जाए बताओ? X। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है एक एटम पे? -2। 4 पे कितना हो जाएगा? -8। और =2 में कितना? -1। 8 उधर भेजेंगे तो x = -1 + 8। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 7। इसकी स्टेट क्या निकल के आ रही है? इसका ग्रुप भी कौन सा है? सवाल क्या, सवाल पढ़ो। ये कहता है कि उसमें से ऐसे मेटल निकालो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू किसके? ग्रुप नंबर के होनी चाहिए। इसमें से सबसे पहला कंपाउंड कौन सा हो गया? MnO4, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसी ग्रुप नंबर के बराबर है।
और इसने अपनी स्टेट क्या दिखाई है, Mn ने 7 दिखाई है। Mn की मैक्सिमम वैलेंसी भी क्या होती है, Mn की मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो सकती है 7। Mn की मैक्सिमम वैलेंसी हो सकती है 7। हमारे पास जो ऑक्सीजन नाम का मेटल है या फिर क्लोरीन नाम का एलिमेंट होगा वो सभी मैक्सिमम वैलेंसी तक पहुंचा देते हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल ये कह रहा है कि कोई ऐसे कंपाउंड बताओ जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर सेम आ जाए। ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्सीजन स्टेट और ग्रुप नंबर सेम आ जाए। तो पहला कंपाउंड है MnO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। Mn पे कितना x, ऑक्सीजन पे -8 इक्वल टू -2 उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू -1 + 8 यानी x की क्या निकल के आएगी 7। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 7 निकल के आती है और से ग्रुप नंबर भी कितना है 7 है। एक कंपाउंड तुम्हें ये मिल गया, एक और ढूंढ दो तो बस ठीक हो जाएगा। और ढूंढो, वैसे 2 है, एक बता देता हूं तुम्हें। Cr कितना ये हमने ये पढ़ा था K2Cr2O7। इससे पहले एक कंपाउंड और था CrO4 करके कुछ होती हो, उसे देखना है कुछ हो तो कंपाउंड चेक कर लो। Cr से कंपाउंड हो तो उसे देखना। CrO2 करके कोई कंपाउंड होगा, CrO2 मिल जाए तो देख लो, वरना तो कोई बात ही नहीं है। फिर जहाँ पे तुमने पोटेशियम क्रोमेट डाइक्लोर पढ़ा है वहां पे देखो। Cr ऊपर चार्ज -2, ठीक है भाई ध्यान से देखना। CrO4 के ऊपर चार्ज है -2, तो देखो Cr की वैलेंसी x मान ली, 4 ऑक्सीजन कितनी होगी, एक ऑक्सीजन की -2, 4 ऑक्सीजन की -8 और इक्वल टू में कितना चार्ज है -2। उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू -2 + k8, x वैल्यू क्या निकल के आएगी 6। Cr की स्टेट का निकल के आ रही है, Cr का नंबर भी कितना है, ये बात कह रहा है। ऐसे कंपाउंड निकालो जिनका ग्रुप नंबर और जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम निकल के आती हो, बस ऐसे कंपाउंड चाहिए। अब मैं इस पे भी आ जाता हूं। पहले ये गया MnO4 CrO2 CrO4, एक और आ जाएगा, बस B के साथ में सेट करना है बस। पहले बात को समझो, सवाल क्या कह रहा है, ऐसे फॉर्मूले बना के दिखाओ मेटल्स के और ऑक्सीजन के जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और जिनका ग्रुप नंबर सेम आता हो। तो दो तो तुम्हारे पहले से मिल ही गए MnO4 और एक कौन सा मिल गया CrO4 पर 2 नेगेटिव। अब एक और चाहिए, ठीक है, उसको ध्यान से बना देते हैं। देखना बनाना बहुत सिंपल है इनको, ये बनेंगे 9 से। बी की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, मैक्सिमम बताओ, बी की स्टेट मैक्सिमम 5। ऑक्सीजन की क्या होती है, बी की मैक्सिमम 5 है, 4 है। ऑक्सीजन की मैक्सिमम क्या होती है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम बोलो, ऑक्सीजन की मैक्सिमम -K2, ऑक्सीजन की मैक्सिमम होती है -K2। अब इन दोनों नेट चार्ज को इक्वल कैसे करोगे ये बताओ। इसमें अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा, यानी कि +K4 -K4 मतलब बराबर हो गया। तो तुम्हें कितनी ऑक्सीजन लेनी चाहिए, 2 ऑक्सीजन, कितने भी लेने चाहिए, 1 भी। उससे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, उससे नेट चार्ज कितना हो जाएगा उनके ऊपर 0। तो अगर मैं तुम्हारे सामने कंपाउंड ऐसे लिख दूं कि BO2, तो B का चार्ज कितना है प्लस चार्ज, O2 पे कितना चार्ज है -K4, इस पे है प्लस का चार्ज, O2 पे कितना है -K4। तो इन पे जो नेट चार्ज है वो कितना होगा 0, इन पे नेट चार्ज होगा 0। अब मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं, ध्यान से देखो। BO3, इस पे कितना चार्ज है प्लस चार्ज, 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा -K6। मैंने उसको वैलेंसी लगाई है -K1। अब तुम एक काम करो, बी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। बी की स्टेट मान लेते हैं x
ऑक्सीजन 3 की कितनी होगी माइनस के 6 इक्वल टू में कितना होगा माइनस के 1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के 6 और x की वैल्यू 6 में से एक है तो 5 इसकी स्टेट भी निकल के आती है 5 और सर ग्रुप नंबर भी निकल के आता है 5 दो कंपाउंड हमारे पहले से पढ़े उन्हें लिखना है एक तो MnO4 के ऊपर -1 और एक CrO4 के ऊपर -2 उनका ग्रुप नंबर उनकी वैलेंसी सेम निकल के आएगी और एक हमें बनाना पड़ेगा BO3 के ऊपर -1 अपने आप एडजस्ट करना पड़ेगा ये सोच के कि आंसर 5 कैसे लाएंगे ये अपने आप सोचना पड़ता है और तो अपने आप सोच लोगे तुम इतने होशियार हो पहली बार पेपर करने बैठना तो सारे जवाब अपने आप लगा दोगे कुछ चांसेस ही नहीं है कि हम सवाल समझ भी जाए कि सवाल का मतलब क्या है इसीलिए क्वेश्चन से लिखने आंसर लिखने अपनी फेयर कॉपी में ना एनसीईआरटी एक्सेस करनी है इसलिए नहीं करने की तुम्हें कॉपी चेक करवानी है अपने लिए करनी है एनसीईआरटी एक्सेस करेंगे और करने के लिए भी ना एक बार समझे हो कभी सामने से मतलब तुम खुद मानो मैं तुम्हें इसकी एक एनसीईआरटी की सॉल्यूशन पीडीएफ भेज देता हूँ और कहता हूँ भैया कर लेना अपने आप देख लेना पढ़ लेना ना तुम करने वाले ना तुम्हें समझ में आने वाले कोई चांसेस ही नहीं है तुम्हें जबरदस्ती सामने से बैठा के जबरदस्ती क्वेश्चंस को बोला जाएगा करो 1 घंटे में 1.5 घंटे में हमसे 20-30 सवाल जितने बने 10-15 जितने बने तब जाके दिमाग इस बात के काबिल बन पाता है कि हो सकते हैं वरना तुम अकेले इनको बैठ के जीवन में कभी नहीं करने वाले और कोई नहीं करता बस वही डिफरेंस है नंबर आने का और नंबर ना आने का पहली काम की बात कि सवाल का मतलब समझे MnO4 का 7 स्टेट 7 वैलेंसी CrO4 का 6 स्टेट 6 उसकी वैलेंसी 6 से ग्रुप नंबर निकल के आ गया और VO3 को हम लोगों ने बना दिया तो तुम लोग इस 6 नाम के आंसर में आंसर नंबर 6 लिख के ये और ये वाला कंपाउंड लिख लो बाकी कुछ मत करो कंपाउंड लिख लें हम लोगों ने अभी भी 2 छोड़े उनको ध्यान रखना मुझे याद दिला देना और 2 का छोड़े एक ही गया बस 4.4 फिलहाल तो अभी तक कंपाउंड लिख लो बताता हूं कौन से एक कंपाउंड MnO4 के ऊपर -1 एक कंपाउंड दूसरा भी अपने पास में CrO4 के ऊपर -2 और एक है BO3 के ऊपर -1 इनकी जो स्टेट निकल के आएगी वही इनका ग्रुप नंबर भी होगा ठीक है आगे सुने अब तो खेल खत्म 4.7 व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या डेफिनेशन है इसकी due to increase in nuclear charge the force of attraction increases and also having the poor shielding effect रीजन की वजह से the size of lanthanide decreases continuously और इसी डिक्रीज को अपन लोग क्या बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं अच्छा इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं मतलब इससे क्या क्या होता है लैंथेनॉइड में इससे साफ बात एक सिंपल सी निकल के आती है सबसे पहली बात तो ये कि सबके साइज लगातार रिड्यूस करेंगे तो बहुत सिंपल सा ट्रेंड होता है इसको अपन लोग पढ़ सकते हैं और दूसरी बात इससे हेल्प होती है हेल्प इन फाइंडिंग लैंथेनॉइड्स मतलब कि जिन लोगों का साइज जैसे लैंथेनॉइड का साइज है 200 मान लेते हैं तो जिन लोगों का साइज 200 के आसपास होगा आगे कभी फ्यूचर में मिलेंगे 199 201 उनको भी हम किस में डाल देंगे लैंथेनॉइड में डाल देंगे सबसे पहली चीज ये बताओ कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज है साइज के घटने के फिनोमेना को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं वो क्यों होता है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से और पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण से और इससे क्या कॉन्सिक्वेंस है इससे सबसे पहला बेनिफिट ये कि हम लोग नए लैंथेनॉइड्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत सिंपल हो जाता है ठीक है एक बेसिक नॉर्मल जनरल ट्रेंड है जनरल ट्रेंड हेल्प इन स्टडिंग इनकी स्टडी करने में सहायता करता है खैर कोई नहीं बहुत बड़ी चीज नहीं है पॉइंट वही है व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है वो कुछ नहीं वो डिफाइन लिखनी है 4.8 डील करें 4.8 What are the characteristic of transition element उनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं और विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो ट्रांजिशन नहीं माने जाते पहली बात हम किन एलिमेंटों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और उनको ट्रांजिशन कहने का क्या रीजन है वो सुनो सबसे पहली बात इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सुनो सबसे पहले तो इनकी क्या विशेषता है
ट्रांजिशन एलिमेंट की सबसे पहली विशेषता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग वैलेंसी दिखा सकते हैं। सबसे पहली काम की प्रॉपर्टी अलग अलग वैलेंसीज हैं। ऑक्सीजन फिक्स नहीं है, -2 देंगे, कोई कितनी भी दे सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि दे आर डी ऑर्बिटल्स, और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सकते हैं। अब ये बताओ कि ऐसे कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जो कि डी ब्लॉक में, मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो डी ब्लॉक में है पर ट्रांजिशन नहीं है। सबसे पहला एलिमेंट कौन है उसमें? जिंक, और फिर जिंक के नीचे भी और उसके नीचे भी है जिंक, कैडमियम और मरकरी, जो एक के नीचे एक है। वो सभी के सभी डी ब्लॉक में तो आते हैं पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास में क्या नहीं है, उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इन डी ऑर्बिटल। जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बस वही मैक्सिमम अलग अलग वैलेंसी शो कर सकते हैं। जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, सबको ट्रांजिशन नहीं कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि किसको कहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और कौन से हैं जो डी ब्लॉक में होने के बावजूद भी ट्रांजिशन नहीं है। वो कौन से एलिमेंट अपने पास में? जिंक, मरकरी और कैडमियम। क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं, डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, और क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है इस वजह से ये वाले डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.8 एक पुरानी बात है। फोर पॉइंट नाइन को थोड़ी देर के लिए रोको, 4.10 पढ़े, पहले ध्यान से पढ़े। 4.10 पढ़ो, 10। लेंथेनॉइड की क्या स्टेट्स होती हैं? व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनॉइड? सबसे पहली बात स्टेट होती है +3, ठीक है। लेकिन कुछ सम केसेस में कुछ स्पेशल और दिखा देते हैं, बट समटाइम्स दे आल्सो शो, बट सम स्पेसिफिक एलिमेंट आल्सो शो। क्या क्या शो करते हैं? स्पेसिफिक एलिमेंट आल्सो शो +2 एंड +4, एक कम और एक ज्यादा। कौन से एलिमेंट है? अगर लिखे हो तो बता दो। लिखे हैं तुम लोगों ने, सारे एलिमेंट लिखे हैं। पहली बात तो पूछ रहा है कि लेंथेनॉइड की स्टेट क्या होती है? सब +3 होती है। और कौन से हैं जो +2 +4 शो करते हैं उनके बारे में बता देना है। कभी कभी +2 +4 शो करते हैं, हालांकि बताने को बोला नहीं है, कितना बोल देना होता है और कुछ नहीं। 4.9 पढ़े। तुम इसमें कुछ निबंध थोड़ी बात क्या होगी, इतने छोटे छोटे आंसर हैं, ऐसे ही है, 1 वर्ड्स में जाने हैं, कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है। सभी आंसरों को बस छोटे बिंदुओं में निपटाना होता है, कुछ नहीं है। In what way is the electronic configuration of transition element different from non-transition element? बताओ ट्रांजिशन में नॉन ट्रांजिशन क्या फर्क है? अभी पढ़ा था। किन्हें कहते हो ट्रांजिशन, किन्हें कहते हैं नॉन ट्रांजिशन? दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या फर्क होगा? ट्रांजिशन उन्हें कहते हैं इनके पास में डी ऑर्बिटल्स में हाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और नॉन किन्हें बोलते होंगे? जिनके पास में डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। एक ही बात को रिपीट करवा रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम ट्रांजिशन उन्हें कहते हैं जिनके पास में डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जिनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, अनपेयर्ड नहीं पाए जाते, उन्हें ट्रांजिशन नहीं कहते हैं, डी एंड एफ में नहीं पाए जाते। बस टोटली थ्योरेटिकल, टोटली, और आदमी इसको स्वयं पढ़ ले कुछ चांस ही नहीं है। जब ये तो बहुत भारी एक्सरसाइज है करना, हाँ बात भी भारी है। भारी क्या, ये लॉजिक लेस हो जाती थोड़ी सी, हर सवाल मिनटों बदलता जा रहा है, बातें बदलती जा रही हैं, याद करना। इसीलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज करें, कॉपी में करें, फेयर कॉपी में सिस्टमेटिक लिखें, प्रॉपर्ली, रफली ना लिखें। भले सॉल्यूशन देख के लिखने पड़े, लेकिन देख के लिखे समझते हुए तरीके से। खैर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ के देखने सभी लोग आराम से। ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं? बताओ बताओ, पैरामैग्नेटिक कब शो करते हैं?
अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो पहले नीचे शो करते हैं। बस हो गया। अगला, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है? कोई भी आदमी ज्यादा ताकत क्यों लेता है टूटने के लिए? क्योंकि उसके बॉन्ड ज्यादा हैं। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट को तुम्हें ज्यादा हीट क्यों देनी पड़ती तोड़ने के लिए? क्योंकि उसकी बॉन्डिंग एबिलिटी ज्यादा है। और बॉन्डिंग एबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। भाई उसकी वैलेंसी ज्यादा है तो ज्यादा बॉन्ड बनाता है, और ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो टूटने के लिए भी उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी हम लोगों को। तो बात ये कि इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती है? बिकॉज मोल बॉन्ड, यानी कि मोल बॉन्ड होंगे, उसका रीजन क्या लगेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट्स का होना। ठीक है, और ज्यादा बॉन्ड होने से हाई हीट देनी पड़ेगी, हाई एंथैल्पी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तुम लोगों को। भाई जिसके बॉन्ड ज्यादा है उसको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, बस इस वजह से। अच्छा, तीसरा रीजन क्या लगेगा? ट्रांजिशन मेटल कलर्ड क्यों होते हैं? कलर्ड का रीजन लिखा तो होगा वैसे, अगर पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया। कलर्ड होने का रीजन, कलर्ड एक प्रॉपर्टी उसमें पढ़ा था CFT में। पढ़ लो कलर्ड है। कलर्ड लिखा है, क्या लिखा है? उनके डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करना ही उनके कलर का रीजन है। डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करते हैं और रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और रेडिएशन को रिलीज भी कर सकते हैं। अब रेडिएशन वर्ड तो बहुत ज्यादा हाई फाई यूज कर लिया मैंने। सीधी सी बात है, कलरिंग के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन्स। उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन और उनकी बॉन्डिंग। उसके साथ साथ वो पैरामीटर दिखाएंगे, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इन सभी बातों के लिए उनमें पाए जाने इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन करने की वजह से वो रेडिएशन अलग अलग कलर्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन करने की वजह से अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इस वजह से करंट कंपाउंड देते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन help in absorbing and emitting, help in absorbing and emitting color, absorbing and emitting color, कलर एब्जॉर्ब करने में, इमिट करने में बस डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का ही रोल है। इन तीनों आंसरों में एक ही आदमी आया है बस, और अगला भी सेम टू सेम। ये कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं? कैटलिस्ट वाला पॉइंट देख लें। ये कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में लिखा है, क्या रीजन है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जब जहां पे जैसा बनना होता है वैसा बन जाते हैं, कंपाउंड बना के बाहर निकल के आ जाते हैं। मतलब सारे रीजन पहले से बस जानबूझ के क्वेश्चन में रिप्रेजेंट इसीलिए होता है क्योंकि आवश्यक है ये निकालना भाई, जरूरी है ये बात समझाना कि सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही होता है। बस सामने से एक बार देखो, लेकिन खुद से करना, बैठ के करना। मेरे इस डिस्कशन से तुम्हारा बेनिफिट 10 से 20% होगा, उससे नहीं होगा। ठीक है, पूरा बेनिफिट तभी है तुम खुद बैठे, तुम शांति से किताब लेके बैठे, तुमने 15-20 क्वेश्चन एक दिन में, अगले दिन 15-20 क्वेश्चन, अगले दिन 15-20 क्वेश्चन लिखे और फिर लगातार 4-5 दिन तक रिवाइज किए। मतलब तुमने इसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को अगर आने वाले 5-7 दिन किया तब जाके परफेक्शन आएगा, एकदम से नहीं आएगा। पर उसको करने के लिए जो हिम्मत है वो तुम्हें देनी पड़ेगी इस जगह पे, तब आती है। खैर बाद में पढ़ के देखें। What are interstitial compound? Why are such compound well known for transition element? पहले पढ़ो interstitial compound कौन से होते हैं वो देखें ध्यान से। पहले interstitial compound कौन से हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें स्मॉल कंपाउंड हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह सेट हो जाती हैं किसके अंदर? ट्रांजिशन एलिमेंटों के अंदर। ऐसे कंपाउंडों को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। Why are such compounds well known for ट्रांजिशन एलिमेंट? और ये ट्रांजिशन एलिमेंट में ही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट मल्टीपल कंपाउंडों के अपने ऊपर अट्रैक्शन करवा लेता है, किसी भी तरह से मुड़ मुड़ा के स्टेट दिखा के अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन जाके
कोई ना कोई तो होता है जो उससे चिपक ही जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट तो हर रूप में तैयार है, उसको कोई मिल गया वैसा रूप बनाएगा, अपने अंदर घुसा लेगा, उसको बन जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फिर कोई मेन चीज नहीं थी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़े, फिर वही आते हैं, मत करना ऐसे। How is the variability of in oxygen state of transition matter different from non transition? उनकी स्टेट अलग अलग क्यों होती है, मतलब क्या डिफरेंस है इनकी वैलेंसी में उनकी वैलेंसी में? उनकी वैलेंसी फिक्स होती है, कुछ ज्यादा वैलेंसी शो नहीं कर पाते हैं। कौन से एस ब्लॉक पी ब्लॉक के 1 2 या 3 ऐसा कुछ शो करेंगे, और ये वाली की वैलेंसी अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे वो सारी वैलेंसी बना के रखते हैं ना, हालांकि सवाल करना ही मत पढ़ो, एक ही चीज पक जाता है आदमी उससे। खैर 4.14 पहले पढ़ लें, बाद में तुम बाद में सुनना मुझसे, और जहाँ पे जब तुम उसको पढ़ लो ना चला जाना तो अपने आप चले जाना, जिस जगह पे तुमने सब कुछ लिखा है पहले पढ़ लो, सवाल पढ़ लो पहले। इसीलिए एंजाइटी एक्सरसाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो पढ़ो। हाँ भाई, क्या पूछ रहा है? पहली बात तो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन करके दिखानी है। कितने स्टेप में हुई है? 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या? K2Cr2O7 Fe है, पहला Fe है। उसकी रिएक्शन किससे करवाया तुम लोगों ने? तो वो कन्वर्ट हुआ, दोबारा में करना है, वापस से कन्वर्ट करना है। अच्छा, उसके साथ अगली बात क्या लगी? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट? देखो पीएच अलग कुछ लिखा होगा, पीएच नहीं कुछ एसिड बेस लिखा होगा, कुछ एसिड बेस जैसा कर नहीं है, क्या लिखा है? अरे कहीं पे एसिड डाला होगा, एक्स पॉजिटिव पे डाला होगा, ओएच नेगेटिव, देखना कलर लिखा होगा कुछ ऑरेंज ग्रीन है, येलो कुछ लिखा है, क्या लिखा है वही पूछ रहा हूँ। Cr है O4 वैलेंसी इसके ऊपर माइनस के 2, किससे करवाया? एच पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो गया? Cr2O7, और ऊपर चार्ज क्या लग के आ जाएगा? माइनस के, इसे कलर क्या दिया गया? येलो, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? तुमने इसकी पीएच बढ़ाई घटाई? एसिड देना, पीएच कम करना। बेसिक यानी कि पीएच का अगर 7 से कम होते हैं तो कैसे होते हैं? एसिडिक, और 7 से ऊपर होंगे तो बेसिक। अच्छा, उल्टा भी लिखा होगा जहां तक है, ठीक है, भी लिखा है कि अगर Cr2O7 2 नेगेटिव को तुमने बेस से बढ़वा दिया तो वापस से क्या बन जाएगा? Cr2O4 2 नेगेटिव। अब कलर कहां से कहां हो जाएगा? ऑरेंज से येलो, मतलब पीएच चेंज होती है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बस वो वाली बात, मतलब प्रिपरेशन रिएक्शन और पीएच एसिड और बेस में कन्वर्ट कराने से क्या इंपैक्ट पड़ता है। सवाल वही है, लेकिन सवाल को सवाल की नजर देखना इंपॉर्टेंट है। एक तो पढ़ना, टॉपिक पढ़ने में और क्वेश्चन देख के उसका करने में फर्क है, बस वही तुम्हें समझना ध्यान से। अच्छा, ये मैंने रिएक्शन तुम्हें अभी तक नहीं लिखाएंगे, अब रिएक्शन आएंगे सामने, ठीक है, अब रिएक्शन को लिख देंगे पक्का, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बोलो पहले तो, K2Cr2O7। अगर मैं इसको अगली बार से ऐसे लिख दूं ओनली Cr2O7 2 नेगेटिव, तो तुम चीखोगे चिल्लाओगे नहीं, एक ही बात है। इसमें Cr2O7 एक ही बात है, 2 इसके ऊपर होता है सेम टू सेम। अच्छा, इसकी रिएक्शन विद आयोडाइड, आयोडीन नहीं है, आयोडीन में फर्क है, आयोडीन होता है I2, आयोडाइड यानी कि I नेगेटिव, जैसे कि क्लोरीन और क्लोराइड। क्लोराइड किसे कहते हैं? क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराने के लिए I नेगेटिव लिया, मैं क्यों तुमसे पूछता हूँ? H2 नहीं, एसिड की बेस में होगा हमेशा, क्योंकि हमारा जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी पावर मैक्सिमम कौन से मीडियम में होती है? एसिडिक मीडियम में। इसी जगह पर वो भी मेंशन है।
अगर इसकी रिएक्शन इनसे करवाएंगे तो किन्हीं लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, बस ये वाले कन्वर्ट होंगे। इनको I2 बदल दो, ये वाले I2 चले जाएंगे, ये वाला चला जाएगा H2O में और Cl आ जाएगा +3। पानी हर बार रिलीज करना ही है, हर बार H पॉजिटिव रखना ही रखना है। जैसे कि मैं वापस करवाता हूँ एक बार आयरन 2 सॉल्यूशन और H2S से करवा देता हूँ, तो ध्यान से सुनो। Cr2O7 की रिएक्शन -2, हमेशा एसिड तो रहेगा ही रहेगा। आयरन 2 यानी कि Fe के ऊपर +2 होना, आयरन 2 यानी Fe के ऊपर +2 होना। अगर हम इसकी रिएक्शन Fe के +2 से करवाएंगे, जो बना वो बना दो, मतलब H2 बनेगा ही बनेगा, Cr+3 बनेगा ही बनेगा। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बढ़ रहा है, तो Fe+2 से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें +3 में, 2 का 3 हो गया। सिम्पल उसमें आ जाओ, जो जितना भी वो सब लिख दो। Cr2O7 लगेगा ही लगेगा, H लगेगा ही लगेगा, H2S भी लगेगा। अब H2S को H2S मत देखो, H2 नेगेटिव लिख दो, तो ये सल्फर में कन्वर्ट होगा, H2 बनेगा ही बनेगा और Cr+3 बनेगा ही बनेगा। बस मतलब ध्यान से देखोगे तो सब में ये तो कॉमन ही जा रहा है, सब में ये भी कॉमन ही आ रहा है लगभग। एसिड वाला पोजीशन I नेगेटिव आयोडीन, आयरन 2 यानी कि Fe2 पॉजिटिव और सल्फर यानी कि S2 नेगेटिव कन्वर्ट करना है। एक बार लिखना चाहिए इन रिएक्शंस को, जिससे कि थोड़ी बहुत दिमाग तक बातें पहुंचने की कोशिश हो ही जाए एटलीस्ट। तो मैं एक बार बहुत साफ साफ एहसास हो जानी चाहिए, बहुत साफ साफ, कि अपनी क्लास से अनुमान लगाओ। बस तुम्हारी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे होंगे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते होंगे पक्का, डी एंड एफ ब्लॉक किसी भी केमिस्ट्री की वो एक्सरसाइज की, जस्ट काउंट करके देख लो। एक पे तुम खुद से ही पूछ लो ना, 1 2 या फिर सब माइनस में नंबर। अब तुम वापस से इस बात का एहसास कर लो कि कितने बच्चे के नंबर अच्छे आते होंगे, वो नंबर सेम है। अब ये भी पूछो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्यों नहीं करते होंगे, उसका रीजन तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा सामने। उसको कराने का बस एक ही तरीका है, फोर्सफुली सामने बैठा के जबरदस्ती दिमाग तक उन बातों को पहुंचाना, भले किसी आदमी का मन हो चाहे ना हो, सामने जबरदस्ती उसको बैठा के दिखाओ कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज इसे कहते हैं, इसको देख, इन बातों को याद कर, तब जाके होती है। तो अपने आप अकेले करने बैठोगे तो कर ही नहीं पाओगे, होंगे ही नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है, और नंबर भी नहीं आते। तुम्हें जिसको भी गेन करने हैं मार्क्स, उसके लिए बहुत सिंपल सिस्टम है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज को जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार निपटा दो केमिस्ट्री में से, उतनी ज्यादा बार। उसके बाद एडिशन प्रैक्टिस करेंगे हम। बाहर के सवाल तो तब करेंगे जब मैं घर की वेदी नहीं ढाया अभी तक, पहले उनको खत्म करो। और उसको ना होने का लॉजिक बहुत साफ है, तुम खुद सोच लो कितना हैवी पोजीशन है, कि और ज्यादा थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल पोजीशन नहीं है, और ऊपर से केमिस्ट्री की भाषा डी एंड ब्लॉक में चल रही है, तो भारी काम तो है। उस भारी काम को डील करने के लिए दम चाहिए, वो तुम्हें दिखती है ऑब्वियसली, क्या सब मतलब सच में नहीं करता होगा क्लास में। क्लास में क्या, अगर तुम्हारी क्लास के 40 बच्चों में से एक आदमी करता है, ऐसे करके पूरे ऑल इंडिया में 2 से 2-3 लाख बालक पेपर दे रहे होंगे, हालांकि ज्यादा देते हैं, 10-12 लाख देते हैं, और 10-12 लाख में से कोई 10-20-30 हजार पढ़ रहे होंगे जो प्रॉपरली पढ़ रहे होंगे, और ये हकीकत है, जो प्रॉपरली कर रहे होंगे वाकई में बैठ के एनसीईआरटी एक्सरसाइज, तो उस चीज पे ध्यान दो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें एनसीईआरटी से सामने सामने को जवाब देने है, वरना तुम गवा दो। तो जवाब तब देने है तो तुम्हें करा दी जाए, तुमने 4-5 बार रिवीजन कर लिया, आज से 15 दिन बाद 20 दिन बाद भी अगर तुम्हें चैप्टर नहीं आता है तो तुम्हारी गलती है, उसको मत होने दो बस, ठीक है। ध्यान से लिखिए। तो कॉमन सवाल थे, मैं अगर अगला ठीक ठाक लगा तो करूंगा, तो फिर नहीं करूंगा, ज्यादा लंबा पड़ गया तो नहीं। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, तुमने 2 ही तो पढ़े थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा कौन सा, पोटेशियम पर मैग्नेट। और उसके बाद में एक चीज वापस से अपन लोगों ने नहीं पढ़ी है, क्या क्या, इसकी रिएक्शन किस किस से करवानी है, आयरन से
आयरन सेकंड के आयन से यानी कि Fe2 पॉजिटिव से, SO2 से करवानी है और ऑक्सिलिक एसिड से करवानी है। ऑक्सिलिक एसिड यानी कि C2O4 -K2 ऑक्सीडेटो आयन पढ़ा अपन लोगों ने कभी इसका नाम ऑक्सीडेटो। इसके दो दांत होते हैं, डाइडेंटिकेटर होता है। क्या अब रिएक्शंस लिखने में ऑब्वियसली थोड़ा सा खेल है, तो तुम्हें कहना कि सवाल का एक सेंस समझ में आ गया हो कि सी डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, एक आसान सवाल है। ठीक है, आगे वाली बात है तुम लोग क्यों नहीं कर सकते क्योंकि तुम बता ही नहीं रही है अभी तक, लेकिन तो बहुत बेहतरीन पॉइंट नहीं है, सिंपल सी बात है, इसीलिए मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। मुझे इसमें एक प्रश्न याद है, बस मैं तुम्हें वाला प्रश्न दिखा देता हूँ, उसे आराम से ट्राई कर लेना। कलर वाला बहुत आसान है, आएगा तब पढ़ रहे होंगे। alloys, alloy element and element, method of solution, कुछ सोल्व को लगाया था इसमें फॉर्मूला तुमने पढ़ा है 11th में। अब पाउ प्रिंसिपल आता है, AUF BAU एक कौन सूत्र आता है, नहीं वो शक्ल नहीं ऐसी है। हाँ भाई ये देखो यार, ये तुम्हें खुश कर देगा सर। What can be inferred from the magnetic movement, तुम इनका magnetic movement निकाल सकते हो, तुम इनके नाम तो बता ही सकते हो, पहचान लिए होंगे तुम लोगों ने सारे कंपाउंड। इसमें इसका नाम बताना है पोटेशियम हेक्सा साइनेटो मैग्नीज, मैग्नीज नहीं मैग्नेट, नेगेटिव में इस वजह से ऐसे करके इसका बना देंगे, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हेक्सा एक्वा आयरन जो भी है सेकंड लगा देंगे। इन सबके मैग्नेटिक मूवमेंट ये दिए हैं, तुम निकाल दो कैसे निकालने मैग्नेटिक मूवमेंट इनकी, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन और इलेक्ट्रॉन देना देना अंडो एन मल्टीप्लाई प्लस 2 करके सेट कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम लोगों ने अभी तक टोटल 14 सवाल करे, हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, इस पर अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर शायद 4 छोड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग इसको करें या ना करें रिवाइज, चैप्टर पूरा याद कर लो, सादे के सादे जवाब चैप्टर वैसे निकल के आने, मैं तुमसे बस वही लिखवाऊंगा। चैप्टर रिवाइज करने का तरीका ध्यान रखना, याद करना और लिख के देखना, टॉपिक वाइज याद करना कि इस चैप्टर की इस पहले पन्ने को आज याद कर लेना, आज इस पन्ने को लिख के देखूंगा, ऐसे करना है, याद कर करके लिखना। ठीक है, बाकी हम लोग 1 तारीख को टाइमिंग जाएगी, मैसेज पहुंचेगा तभी देख लेना, क्योंकि उस दिन सुबह तो कोई कॉल भी नहीं है। ठीक है, चलो तभी कर लो।